नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी लर्निंग की जर्नी में वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों जैसा आप जानते हो हमारे म्यूचुअल फंड्स की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने स्कीम्स के बारे में जाना था और स्कीम्स में म्यूचुअल फंड एलोकेशन कैसे करते हैं, कितना कितना पैसा कहाँ लगाते हैं, ये हमें पता चला। और हमें पता होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ कि मोस्टली इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें पता ही नहीं होती। वो सिर्फ म्यूचुअल फंड गूगल पे सर्च मारते हैं, रेटिंग किसकी अच्छी आ रही है या किसी ने बता दिया तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बट हम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्कीम को ले रहे हैं, उसके बारे में तो हमें पता हो। सेकेंड, क्या मेरे वो इन्वेस्टमेंट गोल को मीट कर रहा है, सिप है या लमसम है। तो ये आने वाली वीडियोस में आपको और क्लैरिटी होगी। एक मैं वीडियो सिर्फ एनएवी पर लेकर आऊंगा, एनएवी और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे। ये बहुत हॉट टॉपिक रहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। बट उससे पहले हमें एनएवी समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड की परचेजिंग और सेलिंग, बाइंग और रिडेम्पशन का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। इस वीडियो में मैं कुछ नई स्कीम्स और लेकर आया हूँ जो मे बी आपको पता हो, आपने कभी इन्वेस्ट ना किया हो या आपको पता ही नहीं होंगी। बट बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो रूटीन से हटकर हैं और बेनिफिशियल रहती हैं। सबसे पहली स्क्रीन जो आपकी नजर आ रही है आपको, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये मोस्टली लोग जानते हैं टैक्स सेविंग है, जो सैलरीड है उनको पता होता है। जैसे हम एटीसी की डिडक्शन के लिए, टैक्स सेविंग के लिए एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, पीपीएफ में जमा करा देते हैं तो हमें उसकी रिबेट मिलती है। ऐसे ही अगर हम पीपीएफ और एलआईसी में न डालकर अपना अमाउंट म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डाल दें तो वो जितना भी हमने अमाउंट किया है इन्वेस्ट, जो एज पर इनकम टैक्स रूल्स अलाउड है, उसको रिबेट में कंसीडर किया जाता है। बट ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिफाइड होते हैं। आप हर फंड में नहीं लगा सकते। सेकंड, इसमें 3 इयर्स का लॉक इन होता है। नॉर्मली बाकी स्कीम्स में आप जब मर्जी इन्वेस्ट करो, जब मर्जी निकाल लो, अगर ओपन एंडेड फंड है तो। बट ये क्लोज एंडेड फंड होते हैं, 3 इयर्स का लॉक इन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उसका टैक्स बेनिफिट दे रही है, तो वो आपको पैसा निकालने नहीं देती। पर्पस ये है कि टू एनकरेज इन्वेस्टर्स कि वो कैपिटल मार्केट में आए। मोस्टली इन्वेस्टर टैक्स सेविंग के लिए एलआईसी ले लेते हैं या पीपीएफ में चले जाते हैं, बट उनको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड उससे ज्यादा बेटर रिटर्न देने वाला एक टूल है। टैक्स सेविंग भी हो रही है प्लस आपको रिटर्न भी आएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आ जाओ। इक्विटी लिंक्ड, जैसे एलआईसी आपकी इंश्योरेंस लिंक्ड है, पीपीएफ आपका डेट है, एक तरह का फिक्स्ड इनकम है। बट इक्विटी लिंक्ड मींस ग्रोथ, ग्रोथ मींस कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वो लॉन्ग टर्म में ही हो सकता है। तो यहां पर वो 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड लगाती है और आप उसके बाद विड्रॉ कर सकते हो, और जो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी वो आपका प्रॉफिट है। बट इसमें 2 तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो और सिप भी कर सकते हो। एक वीडियो में सिप और लमसम पर ही स्पेसिफिकली लेकर आऊंगा और आपको सिप के जादू के बारे में बताऊंगा कि कितने बड़े मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और उस टाइम पर मैं ईएलएसएस को भी कवर करूंगा। अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम लेते हैं तो सबसे वाइज डिसीजन है, आपको एलआईसी पीपीएफ से ज्यादा बेटर रिटर्न्स यहां पर मिलेंगी अगर आप इसकी सिप प्लान लेना शुरू कर दो ईएलएसएस के। तो जब हम उसकी बात करेंगे वहां पर डिटेल में आएगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम हमारी आ रही है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड। कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो उतना तो रहे ही। मींस वो हम जब भी हम कैपिटल प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर डेट की बात आएगी, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट की बात आएगी, इक्विटी कम हो जाएगी। तो यहां पर ये मोस्टली हाइब्रिड फंड होते हैं, डेट और इक्विटी डेरिवेटिव्स में लगाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ पोर्शन इनका डेट में रहता है, ताकि जिस इन्वेस्टर ने जो कैपिटल दिया है वो डाउन ना हो। बाकी वो थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं इसमें। तो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर हाइब्रिड फंड चले जाते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए भी थे। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं कि ये उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जो हाई डिविडेंड पेइंग है। जैसे आप लोग भी देखते हो, हमने कुछ कंपनियां ढूंढी थी हाई बोनस, जो कंपनियां रेगुलरली बोनस दे रही हैं। कुछ कंपनियां हैं जो डिविडेंड बहुत ज्यादा देती हैं, मोस्टली पीएसयूज बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है, क्योंकि भारत सरकार को कमाना होता है पैसा उसमें से। तो पीएसयू डिविडेंड क्यों ज्यादा देती है? क्योंकि भारत सरकार की होल्डिंग उसमें बहुत ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए डिविडेंड विड्रॉ कर लेती है रेदर देन बोनस। तो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी
अदर देन पीएसयू भी होती हैं, बट पीएसयूज ज़्यादा देती हैं डिविडेंड। तो ये फंड फोकस करेगा उन कंपनीज में जो ज़्यादा डिविडेंड दे रही हैं। डिविडेंड यील्ड की तरफ उसका रहेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन सेकंड गोल हो जाएगा, प्राइमरी गोल उसका हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, और अल्टीमेटली डिविडेंड वो आपका ही है, एनएवी में रिफ्लेक्ट होगा। इसको भी एनएवी वाली वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि कैसे डिविडेंड रिफ्लेक्ट होता है, बोनस आया तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है उसमें, उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ करेंगे बिल्कुल। तो डिविडेंड यील्ड फंड समझ आया हमें कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी में ही लगाएगा वो। आज जैसे हमने पीछे दिया था सेक्टरल थीम वाले, लार्ज कैप, मिड कैप, बट यहाँ पर वो लार्ज, मोस्टली हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी लार्ज कैप ही होंगी या मिड कैप होंगी, स्मॉल कैप तो होंगी नहीं। तो मिड कैप टू स्मॉल, जो निफ्टी की नेक्स्ट 50 कंपनी या निफ्टी की 50 कंपनी, उन्हीं में से ये कंपनियां ढूंढेंगे और उनमें इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट फंड अब हमारा आ रहा है मल्टी असेट फंड। मल्टी असेट नाम से ही क्या आ रहा है, एक से ज्यादा असेट होगी। इक्विटी शेयर में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो इक्विटी इज एन असेट। अगर आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर आपका घर होता है, फिक्स असेट्स होती हैं, घर है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, बिजनेसमैन है तो शॉप है, और आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सब तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें, बैंक एफडीज भी आ जाती हैं, तो वो हमारी एक असेट होती है। तो म्यूचुअल फंड अगर सिर्फ इक्विटी में लगा रहा है तो इक्विटी इज अ सिंगल असेट्स, बट इक्विटी से हटकर अगर वो दूसरी में जाएगा दैट विल बी कॉल्ड मल्टी असेट। सपोज म्यूचुअल फंड ने, हमने कहा कि हमारा कुछ पार्ट इक्विटी में लगाओ और कुछ पार्ट आप गोल्ड में लगाओ, गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओ, तो हमारा पैसा दो तरफ चला गया। आपने पीछे काफी ऐड भी देखी होगी, 1-1.5 साल से ज्यादा ऐड आ रही है मल्टी एसेट फंड की, कि आपके फंड फिक्स्ड इनकम में भी जा रहे हैं, इक्विटी में भी जा रहे हैं, मल्टी एसेट हो गया, डेट में भी जा रहा है, इनकम में भी जा रहा है, प्लस गोल्ड में भी जा रहा है, कमोडिटी में भी जा रहा है। तो इस तरह का मल्टी एसेट फंड लॉन्च हुए हैं, इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए बट ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपका पैसा दोनों तीनों तरफ जाएगा, ये भी बहुत सिक्योर रहता है कि कभी मार्केट चल रही है, गोल्ड चल रहा है, तो वो एलोकेशन करके चलते हैं इक्विटी और गोल्ड के बीच में। नेक्स्ट कॉन्ट्रा फंड, ये बहुत लोगों ने नहीं सुना, कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड, और इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है कि दोनों के ना टर्मोलॉजी सिमिलर है। कॉन्ट्रा फंड है जो मार्केट बिलीव से हटकर चल रहा है। मार्केट बिलीव मतलब इन्वेस्टर तो उसी कंपनी में जाएगा जो कंपनी परफॉर्म कर रही है। आप अगर एज ए इन्वेस्टर हो, आप किस कंपनी के शेयर्स लेना चाहोगे, जो अच्छी परफॉर्म कर रही है। और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं कि जिनके प्राइस अच्छे नहीं चल रहे बट काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, शेयर प्राइस मूव नहीं कर रहा, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस मॉडल उनका बहुत अच्छा है, अंडर वैल्यूड है, शांत पड़ी हुई हैं, और वो कंपनियां लाइमलाइट में भी नहीं रहती, अप डाउन भी बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसी कंपनियों को वो ढूंढते हैं जो मार्केट से इन्वेस्टर सेंटीमेंट के अपोज हैं, जिस तरफ इन्वेस्टर भाग रहा है उससे हटकर वो दूसरी कंपनियों को ढूंढेंगे। अब इन कंपनीज में फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि जब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करेंगी तो प्राइस बहुत जल्दी शूट अप भी हो जाता है, बट अगर नहीं किया तो कई सालों तक ये स्लो रहेंगी। तो कॉन्ट्रा फंड थोड़ा सा रिस्की फंड हो जाता है, जल्दी गेन हमें मार्केट के कंपैरिजन में नहीं मिलेंगे, कि मार्केट बढ़ रही है तो जरूरी नहीं हो कि ये फंड बढ़े बहुत ज्यादा। और वैल्यू फंड भी सिमिलर है, अंडर वैल्यूड कंपनीज को ही ढूंढता है, बट ये परफॉर्मिंग कंपनीज जो मार्केट में लाइमलाइट में है। अमर्जिंग इक्विटी, अमर्जिंग इक्विटी होती है जो मिड कैप या मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ जाने को तैयार हो रही हैं कंपनियां, तो ये वैल्यू फंड उसमें ढूंढेंगे। वैल्यू ढूंढेंगे कि किस कंपनी में स्टार्ट हो चुकी है परफॉर्मेंस, टर्न अराउंड स्टार्ट हो चुका है, लॉस से प्रॉफिट में आ रही है या प्रॉफिट से सब्सटेंशियल प्रॉफिट में आ रही है, इमर्जिंग इक्विटीज में आ जाते हैं ये। तो कॉन्ट्रा फंड रहता है जो अभी स्लो डाउन है, सो रही हैं कंपनियां बिजनेस कर रही हैं बट उनकी मार्केट एक्टिविटीज हो रही है, स्टॉक मार्केट में डीलिंग कम हो रही है, अंडर वैल्यूड है, फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो ये उसमें पैनी बाइंग करने की कोशिश करते हैं कि लेकर रख दो, जब शूट अप होगी तो फिर एकदम से होगी। और वैल्यू फंड वो आ जाता है जो इमर्जिंग कंपनीज हैं, लार्ज कैप की तरफ जा रही हैं बट अभी वैल्यूएशन से कम है बट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो।
नेक्स्ट आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज का मतलब आपने सुना होगा, आर्बिट्राजर्स एक कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट में। आर्बिट्राजर्स कौन होते हैं? जो सेफ चलते हैं, स्पेकुलेट नहीं कर रहे। अगर हमने किसी भी कंपनी का शेयर ले लिया, वो प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, दिस वी आर स्पेकुलेटिंग। प्राइस बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं गिरा तो नहीं हुआ तो डाउन भी आएगा, तो ये थोड़ा सा स्पेकुलेशन हो जाता है। आर्बिट्राज में हम पहले से ही हमें पता होता है कितना प्रॉफिट आएगा। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट उसमें रिटर्न भी बहुत कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। जैसे आप जानते हो कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, ये आप दो समझ चुके हो, नहीं समझा तो वीडियो है इसके बारे में। रिलायंस कैश मार्केट में भी डील हो रहा है और फ्यूचर भी डील हो रहा है उसका। अब आपने नोटिस किया होगा कि कैश मार्केट दैट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस, वहां पर प्राइस कम होता है, फ्यूचर में नॉर्मली प्राइस ज्यादा होता है थोड़ा सा। तो ये फंड उस गैप को पिक करने का काम करते हैं जो एक एश्योर्ड रिटर्न मानी जाती है। कैसे? मान लो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, उसका प्राइस चल रहा है कैश मार्केट में 2500 प्राइस चल रहा है और डेरिवेटिव में 2520 चल रहा है या 2510 चल रहा है, तो 10 या 20 रुपी का फर्क है। तो कैश मार्केट में ये डिलीवरी उठाएंगे 100 शेयर फॉर एग्जाम्पल, मान लो लॉट है 250 का, तो 250 शेयर का हमने रिलायंस ले लिया 2500 के प्राइस पर, वो हमारे डीमेट अकाउंट में पड़ा है और हमने फ्यूचर सेल कर दिया। अब 2500 में हमने एक तरफ बाय किया था कैश मार्केट से और 2520 में हमने डेरिवेटिव में बेच दिया, सेल कर दिया, तो 20 का प्रॉफिट हमारी जेब में आ गया और इसको ये मंथ एंड पर क्लोज कर देंगे वापस और डिलीवरी पड़ी रहेगी या उसको बेच देंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े ब्रोकर करते हैं, बहुत अच्छा काम है, बट इसमें इन्वॉल्वमेंट अमाउंट की बहुत ज़्यादा है। बट आप सेफ हो, प्रॉफिट लेवल आपका सेफ है, आप अच्छी कंपनियां लेकर चल रहे हो और उसके बदले। और आर्बिट्राज हमेशा दो डिफरेंट मार्केट में हो सकता है, सेम में नहीं हो सकता। दो डिफरेंट मार्केट मींस एक कैश मार्केट, एक फ्यूचर मार्केट। कैश में बाय किया, फ्यूचर में सेल किया, फ्यूचर में बाय किया, कैश में सेल किया। दो मार्केट के प्राइस का डिफरेंस या एनएससी और बीएससी में प्राइस का डिफरेंस। रिलायंस उनके पास पड़े, यहां पर एनएससी में ले लिया, बीएससी में बेच दिया, वैसे ये कम काम हो पाता है, बट एनएससी या बीएससी के कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट में ये काम हो सकता है। और ये प्राइस डिफरेंस है तो हमें पहले से पता होता है। अब मान लो 2500 में हमने रिलायंस लिया, 2520 में सेल कर दिया, अगर वो 2500 से नीचे आएगा तो हमने जो हमारा बाय कर रखा है उसमें लॉस होगा, सेल कर रखा वो डाउन होगा। बट मंथ एंड पे एक्सपायरी पे तो वो कैश मार्केट से ही सेटल होना है, तो 20 रुपी का गेन तो हमें आना ही आना है। दैट इज आर्बिट्राज फंड। तो ये 4-5 फंड थे जिनको मैंने आज लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ETF पर लूंगा, इस पे टाइम लगेगा, मुझे लिखकर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाना पड़ेगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे काम करता है। उससे पहले मैं आपको NAV के बारे में बात करूंगा। NAV क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, हमें कैसे मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आंख मीच के इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका पैसा। हम ये मानते हैं आप जो भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ABC आपको पता होनी जरूर चाहिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।